Thank you, Raksha, for arrival and please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद, डॉक्टर सज्जाद और गुलाब नबी हॉस्पिटल में सर्विंग डॉक्टर हैं और आज हमें ये थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग स्टूडेंट वीसास देयर इन चाइना, BDS और MBBS के हवाले से, और सिमिलरली इटली के हवाले से बहुत लुक्रेटिव ऑफ़र है। वो बताएंगे कि किस तरह से हार्ट ऑफ यूरोप में आप जो है वो ऑलमोस्ट फ्री MBBS और BDS के लिए जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके लिए। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो इनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़। जी अच्छा, हम यहाँ पे चाइना की और इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करने आए हैं। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम इटली को डिस्कस कर लेते हैं। इटली में हमारे पास जो प्रोग्राम अवेलेबल है राइट नाउ वो MBBS का प्रोग्राम है और उसमें जो एलिजिबल हैं स्टूडेंट वो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं। इसके अंदर आपका जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेव है, वह उसमें ट्यूशन फ़ी नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम है। जस्ट आपका जो रेजिडेंस है जिसमें आपकी रिहाइश वगैरह जस्ट वही काउंट होती है। इसका प्रोसीजर ये है कि एक एग्ज़ाम होता है IMET, उसको IMET कहते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, इटली का एग्ज़ाम। उसमें आपकी FSC प्री मेडिकल से रेलेवेंट फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 90 या 100 मार्क्स। वैसे पासिंग वाला 25-30 वाला होता है, लेकिन उस पर आपकी सीट की कंफर्मेशन नहीं होती। 30 मार्क्स पे आपको वो पासिंग मार्क्स तो देंगे लेकिन शायद उस पर आपका नाम उस लिस्ट में ना आए जो कि आपके जिसमें आपका MBBS वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है। इटली बेसिकली शेंजन है और आपकी डिग्री आलमोस्ट पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल होती है इंक्लूडिंग UK में, अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। नॉर्मली इसकी जो फ़ी है वो 15,000 से लेके 20,000 यूरो तक इसकी पर ईयर की फ़ी है अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप जाते हैं तो। अच्छा, IMET के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि इस सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन को हम सबमिट करवाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को। उसके फ़ौरन बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाता है विदिन 1 वीक में। एडमिशन लेटर के बाद हम आपका वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। बेसिकली इस्लामाबाद बेस एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ एम्बेसी, ठीक है, जो इटली की एम्बेसी है। जो स्टूडेंट्स उसमें से क्लियर कर जाते हैं, लेट्स सी एक बच्चे के 50% मार्क्स आ गए हैं, वो क्लियर हो गया, उसके बाद हम उसकी फ़ाइल को प्रिपेयर करते हैं। फ़ाइल प्रिपरेशन के बाद फिर वो बच्चे का वीज़ा स्टैम्प होता है और वो यहाँ से फ्लाई कर जाता है। अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये इटली में यानी आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी है, जस्ट जाके अपनी जो आपकी रेजिडेंट है या जो भी प्राइवेट आप यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपके ना 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ है, यानी आप महीने का अप्रॉक्सीमेटली को 3 to 4 लाख भी अर्न कर सकते हैं इटली के अंदर अलोंग विद मेडिकल स्टडी MBBS। आपका सारी आलमोस्ट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपकी स्टडी होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। इसके अंदर बाकी ये है कि जो प्रोसेसिंग से लेके और वीज़ा स्टैम्प तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस सेंस में कि अगर कोई बच्चा पास होता है, पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, वो सिर्फ खुद एग्ज़ाम देना है और उसको क्लियर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वीज़ा स्टैम्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसी की है। हम सिर्फ आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे, आपको एडमिशन करवा के देंगे जो मेन चीज़ है, और आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ये जस्ट फॉर MBBS कोर्स। अच्छा, अब इसमें जो सेशन होता है वो नॉर्मली एक ही सेशन होता है जो कि सितंबर-अक्टूबर इनटेक होगा इटली के अंदर। और इसमें आप अगर किसी बच्चे का, जैसे अब रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है, तो अगर आपके पास सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं भी है तो हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट FSC प्री मेडिकल पे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए।
आपकी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, एफएससी पार्ट 1 का या एफएससी कंप्लीट हो, आईडी कार्ड और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जिसमें आपका एडमिशन विद इन 1 वीक में आ जाता है। एडमिशन कंफर्मेशन होती है फॉर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास कंफर्मेशन ऑलमोस्ट होती है फॉर योर वीज़ा, ऑलमोस्ट बट नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट एम्बेसडर फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने तो जस्ट फाइल प्रिपेयर करके और आगे चला देनी है। इसमें एज सच कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप किसी की बैंक स्टेटमेंट किसी के पास नहीं भी है तो डजेंट मैटर, वो जस्ट फॉर आप डिपॉजिट करवा दें उसमें से कुछ अमाउंट 15 to 20 लाख कुछ दिनों के लिए। अगर किसी के बैंक अकाउंट में प्रीवियसली कुछ भी नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, जब आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाए तब आप उसको विदड्रा करा सकते हैं, ठीक है। फादर की बैंक स्टेटमेंट या जो भी आपका ब्लड रिलेशन है उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारा प्रोसेस है बेसिकली इटली का। और इससे रेलेवेंट अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे, पहले हम इटली को कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चंस पे, फिर दूसरी जगह आ जाएंगे। Excuse me. सर कि जो आपने कहा 60% मार्क्स जरूरी हैं, ये हर सब्जेक्ट में या ओवरऑल? हम ओवरऑल एफएससी प्री मेडिकल की बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन की। ठीक, थैंक यू। Anybody else? Sharaf. थैंक यू डॉक्टर साहब। सर एक तो सर आपने बताया कि स्कॉलरशिप पे होता है सर और सिर्फ रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, सर थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि 1 ईयर में कितना रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं? देखिए ऑलमोस्ट जो आपके वहाँ पे एक्सपेंस होंगे वो 300 to 400 यूरो होंगे विद योर फूड एक्सपेंस, लेकिन आप अगर पर वीक अप्रोक्सीमेटली कोई 300 to 500 यूरो अर्न भी कर रहे हैं ना, तो आप 1000 से 1500 यूरो आपकी सेविंग हो रही है पर मंथ, आप सेविंग भी कर रहे हैं 1000 से 1500 यूरो, और उसके अलावा आपके एक्सपेंस में से जो सेव होगा वो 1000-1500 यूरो होगा इटली के अंदर ना, क्योंकि इटली में यूरो चलता है ज़्यादातर। सही। और दूसरा सर जी आपने आईमेट के बारे में बताया सर जी, आईमेट सर जी जब वहाँ पर जाते हैं एडमिशन होता है इसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट होता है, और इसकी सर जी कम्पिटिटिव लेवल फॉर एग्जांपल ये अगर हम उसके एमडी-कैट के साथ कंपेयर करें नहीं, ये कितना टफ होता है? एमडी-कैट इज समथिंग एल्स। एमडी-कैट का देखें, एमडी-कैट इज अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर पाकिस्तान, आईमेट इज अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर इटली, ठीक है, तो दोनों जगह पे डिफरेंस है। अगर किसी ने पाकिस्तान में एडमिशन लेना है तो उसको एमडी-कैट देना पड़ेगा, अगर किसी ने आईमेट, एक बच्चा पाकिस्तान में एमडी-कैट नहीं देता उसका आईमेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन सर कम्पिटिटिव लेवल होता है या कंपैरिजन होता है कितना टफ होता है या कितना उसको? देखें आप अगर इसको यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं तो वहाँ पे पूरे का पूरा पैटर्न दिया हुआ है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ी है, उससे रेलेवेंट चीज़ें होंगी सारी, ऐसे नहीं होगा कि वो आपको बीएस लेवल की चीज़ें दे देंगे। जैसे आप एंट्री टेस्ट के अंदर पाकिस्तान में दे रहे हैं दैट सेम लाइक वैसा ही होगा। एक चीज़ मैं इसमें सॉरी ऐड कर दूं, आपकी जो फ़ी होगी एग्ज़ाम की वो 130 यूरो होगी अप्रॉक्सीमेटली, कोई पाकिस्तानी को 40-45,000 जो आप पे करेंगे डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट को, जो आपकी एग्ज़ाम कर, जैसे आप एंट्री टेस्ट की आपकी फ़ी है ना, ऐसे ही आईमेट की भी फ़ी है। सर वीज़े प्रोसेस का टाइम कितना होगा ये? अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ। लेकिन देखें अब जैसे 17 सितंबर को आईमेट हो रहा है तो यूनिवर्सिटी, उनकी गवर्नमेंट को पता है कि हमने स्टूडेंट की क्लासेस 15 नवंबर को लगानी है, तो वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि क्लासेस से 1-2 वीक पहले आपको वीज़ा अप्रूव करके दे दें। 2 मंथ्स का वीज़ा प्रोसेसिंग है, तो क्या अभी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर? डेफिनेटली 100% श्योर। Anybody else who would like to ask any questions? कोई सवाल पूछना चाहे तो अभी टाइम है आपके पास, so you can ask questions please. Okay, we've got one more student. जी Mr. Shakil. Next week is a deadline for registration. रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट वीक डेडलाइन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी आईमेट की, फिर नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे आप, टाइम बहुत थोड़ा है जी। सर ये एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए वीज़ा इशू किया जा रहा है इटली की? यार देखें बात सुने, एक गवर्नमेंट आपको ना ये बेसिकली स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है उस पर, एक तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके मार्क्स कितने हैं,
दूसरा आपके फाइनेंस ओरिजिनल है कि नहीं है, और तीसरा ये कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। ये 3 चीज़ों को सिर्फ वो लोग देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आप कितने ब्रिलियंट है, और थर्ड वन ये है कि आपके पास जो फाइनेंस है वो जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे फेक चीज़ें दे देते हैं, तो वो वेरीफाई करेंगे इन चीज़ों। जी सर, यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है? नहीं, यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें होता क्या है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की फ़ी होती है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ 30,000 पे करेंगे। लेट्स सी आप जीनियस के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और उसके फ़ौरन बाद फिर जब आपका एडमिशन लेटर आएगा तो उसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली 70,000 पे करेंगे। इट्स अबाउट 1 लाख हो गया। और फिर जब आप एडमिशन लेटर के बाद अपनी डायरेक्ट फ़ी पे करेंगे, तकरीबन कोई बनेगी 130 यूरो। और वो फ़ी पे करने के बाद फिर आपका प्रोसीजर नेक्स्ट होगा कि फिर आप 1000 यूरो पे करेंगे। यानी ये तकरीबन पूरा आपका 4-5 लाख का खर्चा होगा, जिसमें आप MBBS फ्री स्कॉलरशिप में वहाँ पहुँच जाएंगे। बट स्टेप एक्चुअली ब्रेकअप दिया हुआ उन्होंने सारी चीज़ों का ना, इस वजह से। सर MBBS के बाद फिर वहाँ पे इंटर्नशिप होगी या क्या सीन होगा? यार देखें, जब आप MBBS कंप्लीट करते हैं ना, देन यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस ऑल ओवर द यूरोप, इंक्लूडिंग UK में भी कई इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। इंटर्नशिप इज़ अ पार्ट ऑफ योर MBBS। तो जब आप इंटर्नशिप करते हैं इन कंट्रीज़ में ना, तो सबसे पहले आप सीनियर हाउस ऑफिसर लगते हैं, फिर आप हाउस ऑफिसर लगते हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट होती है। उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि मैं मेडिसिन में किधर जाना चाह रहा हूँ, सर्जरी में, आई में, ऑप्थेल्मो में, गायनी में, किसी में भी। तो वो आपकी फिर आप रेजिडेंट कहलाते हो वहाँ पे ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़ाम वही है जो आपका यूनिवर्सिटीज़ पर ईयर के हिसाब से या पर सेमेस्टर के हिसाब से ले रही है। और MBBS कितने ईयर का है इटली में? नॉर्मली 5 to 6 ईयर लगते हैं। जी सर। और उसके बाद अगर पाकिस्तान आना चाहें तो इधर टेस्ट देना पड़ेगा? यार देखो, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा किंग एडवर्ड से पढ़ता है और अगर उसने USMLE अमेरिका का पेपर जाना है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर USMLE किसी ने किया है और वो पाकिस्तानी नेशनल अमेरिका में, और अगर वो पाकिस्तान आएगा तो फिर भी उसको PMDC का पेपर दे। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है, हर कंट्री ने एक दूसरे से एग्जाम लेना है। ठीक है। लेकिन जहाँ से आप ग्रेजुएट है यूरोप से या शेंजन से, वो सारे कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग है। सर आपने अभी कहा वीज़ा अप्लाई करने का, तो इसमें एज का भी होता है कोई डिफरेंस? अंडर 18 या 18 अबव? नहीं, अंडर 18 नॉर्मली 18 to 24-25 तक एज चलती है, लेकिन वो गैप को ज़रूर देखते हैं। मतलब जो फ्रेश बच्चा होता है उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जिसका 2-3-4 साल का गैप हो। ऑलराइट जी। सर ये जो आपने कहा 3 to 4 लाख मतलब वहाँ पे इनकम, ये क्या कौन सी जॉब वगैरह? देखिए, आप डेफिनेटली और जॉब्स होती हैं, और जॉब्स में आप रेस्टोरेंट्स की जॉब होती है, आपके पेट्रोल पंप पे जॉब होती है, किसी कैश एंड कैरी पे जॉब होती है, किसी पैकिंग में जॉब होती है, तो इसको और जॉब्स कहते हैं डेफिनेटली। तब तक तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, जब तक आपके पास वहाँ की प्रॉपर बैचलर की MBBS की डिग्री नहीं आ जाती। तो और जॉब्स ही होती हैं। थैंक यू। Anybody else who would like to ask any questions? शकील, आपके सवाल नहीं खत्म हो रहे यार। सर कोई बात नहीं है, पूछने दें, आज हम इनके लिए टाइम निकाल के ही आए हैं वहाँ से। जी शकील। सर स्पेशलाइजेशन के लिए उधर स्कॉलरशिप मिलेगी या वो अपनी पास ही करना? यार पहले बैचलर दी कर लीजिए, फिर आगे उसमें भी चले लेकिन सर जाएंगे। ये जरूरी है। देखिए, आप बता दें। स्कॉलरशिप आपको कहीं पे भी मिलती है। स्कॉलरशिप आपके पास, आप जर्मनी में भी आपको अवेलेबल होगी, वहाँ पे भी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी वो स्टूडेंट्स को लेंगे जो कि वहाँ के ग्रेजुएट्स होंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। अभी फिलहाल हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें। जी, अभी ये इनफैक्ट शकील फास्ट फॉरवर्ड है, इनफैक्ट बहुत जल्दी आगे पहुंच गया है। 5-6 साल के बाद क्या होगा वो बहुत पूछ रहा है। और ओके, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट इटली प्लीज? नो मोर क्वेश्चंस, ऑलराइट जी। डॉक्टर साहब, कुछ अगर बात मजीद कहनी है तो एक बार समराइज कर दी इस पूरी बात को जो आपने इटली की कही है। समराइज कर देते हैं। हमारे पास 1 वीक का टाइम है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। मैंने आपको ये बताया कि इसकी एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम है वो 17 सितंबर को कंडक्ट होगा। 2 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में आपके ये एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, IMED के लिए। नॉर्मली ये चीज़ें, बाकी जो कंसल्टेंसी से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी मैडम आपको गाइड करेंगी उसके पैटर्न। All right. Okay. So the chapter closed. जी डॉक्टर साहब, it's about China, BDS और MBBS के बारे में गाइड कीजिए पहले प्लीज। हम MBBS और BDS चाइना की बात करते हैं। चाइना में मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका इंग्लिश में है फर्स्ट ऑफ ऑल। सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन किसी बच्चे का खुदा न खासा इटली में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं एडमिशन होता, तो चाइना इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे MBBS को 40 to 50 लाख में कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विद फूड और सारे एक्सपेंस। चाइना की जो बेसिक MBBS का ये है कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो उनकी स्किल्ड है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मसलन यहाँ डाइसेक्शन बॉडीज़ मिलती हैं ना, तो एक डाइसेक्शन बॉडी के ऊपर नॉर्मली 10 to 15 लोग होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ मैक्सिमम 2 से 3 लोग होते हैं डाइसेक्शन बॉडीज़ पे। उसके अलावा उनके हॉस्पिटल अप्रॉक्सीमेटली को 40,000 50,000 जो है ना पेशेंट्स उनके डिफरेंट सिटी के हॉस्पिटल्स में अकोमोडेट हुए थे, यानी एक हॉस्पिटल 4,000 से 5,000 बेड का होता है वहाँ पे। फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के बेड्स को मिला लिया जाए तो शायद इतनी कैपेसिटी नहीं बन पाएगी। आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं, मेरी इस चीज़ को ना आप नेट पे भी देख सकते हैं कि 4,000 5,000 बेड का एक हॉस्पिटल है वहाँ पे। दुनिया का जो सबसे पहला हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी बीजिंग में हुआ था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे लोगों की यहाँ पे ना थोड़ी सी मिथ है जो पता नहीं है कि चाइना की डिग्री के रेलेवेंट। चाइना में वो बच्चे का मुझे क्वेश्चन आ गया कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आप कर सकते हैं स्कॉलरशिप में 100%, ठीक है। आपके जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं रेलेवेंट, उसमें आपकी ट्यूशन फीस फ्री होगी, हॉस्टल फ्री होगा और आपको स्टाइपेंड भी पर मंथ मिलेगा। जो क्वेश्चन आप बात कर रहे हैं ना 5 साल बाद की, ठीक है। सेम लाइक BDS की भी वहाँ पे ऐसे ही यूनिवर्सिटी, BDS का अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेंस है वो 30 से 35 लाख रुपया है और जो MBBS का है वो मैक्सिमम 45 से 50 लाख रुपया। आपने पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे फ़ी पे करनी है। पर ईयर तकरीबन फर्स्ट ईयर को 10 to 12 लाख के करीब फ़ी होगी अलॉन्ग विद योर ऑल एक्सपेंस, फूड के अलावा इसमें हॉस्टल भी शामिल है। और सेकेंड ईयर से तकरीबन कोई 8 लाख के करीब होगा जिसमें हॉस्टल इंक्लूड होगा। फिर थर्ड ईयर 8 लाख, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर भी सेम लाइक ऐसे ही होगा, ठीक है। चाइना में जो 6 ईयर होगा वो आपका इंटर्नशिप का होगा जो उन्होंने पूछा था, तो आपने 5 सिर्फ फ़ी देनी है। जो 6 ईयर आपका होगा वो आप पाकिस्तान में आएंगे अपने मदर कंट्री में, यहाँ पे आके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बट जो आपकी इंटर्नशिप होती है उसमें आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ आपने वॉच करना है पेशेंट को, ना ही कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ MBBS है, ठीक है। तो MBBS में यानी स्टूडेंट्स के उसके तरह उसके बाद आप वापस जाते हैं आपको डिग्री मिल जाती है। सो चाइना की डिग्री वही मैं एग्जांपल दे रहा था, वापस आएंगे NLE का एग्ज़ाम देंगे, नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका जो है वो आपका थ्रेटिक होता है और सेकंड वन इज़ OSCE वाइवा जिस तरह होता है चाइना में, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ के आएगा उसको NLE देना पड़ेगा। हमारे किसी भी बंदे को कोई भी चाहे प्रोफेसर लेवल का भी है उसको भी उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ का कंडक्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चाइना के अंदर सबसे बेहतरीन ये है कि पाकिस्तान में आलमोस्ट एक्सपेंसिव, आपको पता है सारी चीज़ें। तो चाइना ये नहीं है कि जब आप वहाँ का NLE एग्ज़ाम पास कर लोगे ना पाकिस्तान का, फिर आप इक्वल होंगे पाकिस्तानी डॉक्टर के, वो चाहे किंग एडवर्ड से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, क्योंकि आपको बेसिकली प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि लाइसेंस होता है वहाँ का पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर आपको परमानेंट मिल जाता है। आप आगे FCPS कर सकते हो, MS MD कोई भी आगे स्पेशलाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरब में भी आपका ये डिग्री वैलिड है पाकिस्तान की, और जैसे सऊदी लाइसेंस एग्ज़ाम होता है SLE वो आपको नहीं देना पड़ता। सेम लाइक MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई में, वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता जब आपके पास PMDC का लाइसेंस आ जाता है, ठीक है। और इसमें ये है कि PMDC 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ाम लेती है आपका ईयर के अंदर, बड़ी माइनर सी फ़ी होती है 10 से 12 हज़ार रुपया इनकी। इसके ये MBBS और BDS आलमोस्ट अब क्लियर हो गया, मैंने ज़रा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे आपको चलाया है। अब ये चीज़ें इससे रेलेवेंट आप कोई चीज़ पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे स्कॉलरशिप के ऊपर जो कि नॉन मेडिकल स्कॉलरशिप होंगे प्रोग्राम।
ठीक है, अब ये चाइना के रेलेवेंट आप पूछ लें। जी भाई शकील साहब। शकील माशा बहुत ज़बरदस्त आइटम है जी जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर की। और नहीं अच्छी ये- बात है, पूछना चाहिए डेफिनेटली। जो सर कॉन्सेप्ट चाइना में पीआर कितनी देर में मिलेगी? यार पीआर नहीं बेसिकली देते। पीआर अगर आपने लेनी है तो फिर हम आपकी शादी करवाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बगैर पीआर नहीं मिलती है। बेसिकली आपका रेजिडेंट आपको मिलता है जब तक आपकी स्टडी है या आप बिजनेस कर रहे हो या वर्क वीजा आपके पास हो तो। Sir, China or at least, sir, in your opinion, sir, which country is better for MBBS? यार देखें मेरी बात सुने, हम लोगों को अगर देखा जाए ना तो हमारे ऊपर एक गोरों का इन्फ्लुएंस तो है ना। हम सब कहते हैं कि यार हम यूरोप में चले जाएं, शेंजन चले जाएं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। एक बच्चे को अगर इटली की अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो चाइना को नहीं लेगा, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। अगर इटली की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो देन चाइना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और सेकंड स्टडी जो लैंग्वेज टेस्ट होता है मेरे ख्याल में वहाँ पर जाके वो उसे दिस कैसे इज द होता है, sir? HSK 4 एग्जाम, ठीक है। आपको उसके बारे में HSK 4 एग्जाम, देयर आर 2 यूनिवर्सिटीज, वन इज MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वन इज नॉन MOE। वो HSK 4 एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर में लेती हैं, कुछ थर्ड ईयर में लेती हैं, कुछ फाइनल ईयर में लेती हैं और कुछ डिग्री से पहले लेती हैं। इट्स जस्ट लाइक IELTS, ठीक है। अब एक आपको भी, आप भी तो अभी बैठे IELTS की तैयारी कर रहे हैं ना। हमारा तो बेसिक नेटिव तो हमारी उर्दू है कि हम पंजाबी या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जब आप उस कंट्री में जाएंगे ना तो वहाँ पे आज जाके आप एग्ज़ाम का कोई मसला नहीं है क्योंकि वो टीचर आपको पढ़ाते हैं। आप फर्स्ट ईयर वाली में ना जाएं, आप थर्ड ईयर वाली यूनिवर्सिटी में चले जाएं, फोर्थ ईयर वाली में चले जाएं, डजंट मैटर। सर अगर इन केस वो फेल हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी का, नहीं, क्यों? तो उसके लिए क्या नहीं, कोई फेल नहीं होता वो एग्जाम। मैंने भी दिया है, सब ने दिया है। क्यों फेल होगा? आप एक कंट्री में 2 से 3 साल रह रहे हैं, आपको पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए बार बार उन लोगों से बात करनी पड़ रही है, सारा कैसे फेल होगा? कभी भी नहीं फेल होगा। और सर लेस एक्सपेंस चाइना से या इटली से है सर? क्या मतलब? MBBS सर लेस एक्सपेंस हो, थोड़ा सा चीपर हो। बताया उन्होंने कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज में पे करना पड़ता है और वो तो बिल्कुल कैश फ्री ऑफर है ना, वहाँ तो आपकी ऑलमोस्ट फ्री है और रेजिडेंस भी और यूरोप का हिस्सा है। देखिए करेंसी भी बहुत तगड़ी है वहाँ की। इटली जो आपका है ना बेसिकली वो बाय लक आपको वीज़ा मिलता है, नहीं मिलता वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो जिम्मेदारी होगी आपको वहाँ प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, ठीक है। चाइना में 100% वीज़ा रेशो है। वो चाइना में देखें, चाइना में इस वजह से है कि वहाँ पे नॉर्मली जॉब अलाउ नहीं होती है। उसकी एक रीज़न है, उसकी ये रीज़न है कि आपकी क्लासेस होती हैं 8 to 12, 12 to 2 ब्रेक और 2 to 5 to 6 o'clock, लेकिन बच्चे करते हैं। वैसे अलाउ नहीं है लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन ये रिस्की होता है क्योंकि आप 100% जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं MBBS के लिए, तो फिर आपने आके अपना भी टाइम अपने आप को भी देना है, फिर आपने आके स्टडी भी करनी है, ठीक है ना। तो बाकी वो जो आप लैंग्वेज के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो डजंट मैटर, उसका कोई इशू नहीं है। वो आपको पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको शायद पता होगा कि एक लफ्ज़ होता है फिनियन, ठीक है। उसके अंदर जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वाह या व्हाट, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में ही लिखा होता है। जैसे नी हाउ, तुम्हारा क्या हाल है, तो नी NIE आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में, वो फिर सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ और इस तरह वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको एग्जाम पे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो डॉक्टरिंग है या VDS है, जो डेंटिस्ट हैं, इनका वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में और बैरून दुनिया में क्या स्कोप है? इनके साथ इनका स्टेटस कैसा होता है, जो सोशल स्टेटस क्या है, और ये कितनी अर्निंग कर सकते हैं ताकि इन्हें पता हो कि जो ये करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? सर देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है डॉक्टर्स की ना, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। कुछ लोग FCPS करते हैं, उसमें भी लक यूज़ होती है कि वो 4-5 साल बाद उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, यानी FCPS के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग मेडिकल ऑफिसर बन के GP प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो MBBS का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग ज़्यादातर बाहर मूव कर रहे हैं। मसला सऊदी अरब में उसमें MOH दुबई में आप 8 लाख 9 लाख सैलरी से स्टार्ट कर देते हैं इफ़ यू आर कंसल्टेंट FCPS आपने किया हो, या आपने MD या MS किया हो, या आप फिर MCPS हो।
तो सेम लाइक अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे तो हाई पेड प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वहाँ पे डॉक्टर ले रहे हैं 20 से 25 लाख पर मंथ आफ्टर कटिंग टैक्स, ठीक है। और सेम लाइक यूके भी ऐसे है। अब सेम लाइक आपका डेनमार्क भी डॉक्टर्स को अभी बुला रहा है पाकिस्तानी, और स्वीडन वगैरह भी बुला रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे आपकी कुछ ऐसी सीवीज होती हैं जिसके ऊपर आपको नहीं देना पड़ता ये एग्ज़ाम वगैरह ना, लेकिन कुछ लोग क्वालिफाइड होते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से, यानी दो चीज़ होती है, एक एक्सपीरियंस एक क्वालिफिकेशन। तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर। यूके में इस वक्त जो हाई पेड MBBS डॉक्टर से ज़रा BDS है, सबसे ज़्यादा BDS हाई पेड है एज कम्पेयर टू। और बाकी देखें डॉक्टर ओवरऑल अगर देखा जाए ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एफर्ट है ज़्यादा। अगर डॉक्टर एक बंदा अच्छा बनता है, उसकी एफर्ट है, उसकी बेसिक अच्छी है ना, तो वो बहुत पीक तक जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है अमेरिका में जो हाई पोस्ट पे है ना, वो पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स हैं, वो गोरे नहीं हैं। हाई पे पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स हैं। इवन उनके प्रेसिडेंट जो था उसका भी जो डॉक्टर था, फिजिशियन था, वो इंडियन था और उससे नीचे पाकिस्तानी था। तो बाकी देखिए स्टार्टिंग में देखें बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम पढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ और किताबें हैं, इंग्लैंड में कुछ और है, नहीं, बेसिक बुक्स होती हैं। इंसान का वही ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कोई गोरों में लैदा चीज़ नहीं है या कोई दूसरे मुल्क के लोगों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम बुक्स हैं, सेम ऑथर हैं, सेम सब कुछ है। पढ़ने वाले कैसे हैं और आप कितना पढ़ते हो, उसको कितना लेके जाते हो आगे, वो आप पे डिपेंड करता है। कहना ये चाहते कि BDS में अगर वो डॉक्टर्स देखते हैं तो 32 दांत ही होते हैं, ये नहीं होते कि वो वैम्पायर्स के दांत लगा के जो दूसरी बिल्कुल। और वो देखिए उसने अपनी एक रेलेवेंट, एक स्पेसिफिकल अपनी एक जो उसकी क्वालिफिकेशन है या उसकी जो भी ट्रेनिंग है उसने वहाँ तक रहना है। यानी BDS के लोग भी कुछ जगह पर ही रहते हैं, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं जिन लोगों का जबड़ा टूट जाता है। अब टोटल 6 मैक्सिलोफेशियल आपके ना सर्जन है, तो एक्सीडेंट देखें खुदा न खास्ता कितने लोगों का होता है। अब हम 6 का वेट करें, लेकिन वो 6 भी हैं माशाल्लाह, वो इधर उधर प्राइवेट जाते हैं और बड़े हाई पेड लोग हैं, 6-7 लोगों से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अभी पाकिस्तान में प्रॉपर आई भी नहीं है। तो देखा जाए कि कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 6-7 सर सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, और आबादी हमारी कितनी है ये आपको पता है। लेकिन वो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है वो आपकी डेंटिस्ट्री से रेलेवेंट इतना नहीं होता। डॉक्टर साहब लाहौर में ही है सारे? नहीं सर, 1-2 लाहौर में है, 1-2 कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक और जगह पे 5 से 6 होता है ना, छोटे शहरों में कोई मसला हो जाए तो वो लोग कहते हैं कि लाहौर ले जाओ। आपका इस वक्त जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो न्यू में है, और वहाँ पे एक ही प्रोफेसर है, बाकी तो जूनियर है ट्रेनिंग के तौर पे। तो मैंने आपको बताया कि 6-7 लोग होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो आपका जो वास्कुलर सर्जन होते हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सर्जरी के बाद आता है। वास्कुलर सर्जरी बेसिकली होती है आपकी वेन, आर्टरी और उससे रेलेवेंट ना जितना भी ये बाईपास या उससे ऊपर का जो ऑपरेट लेके जाते हैं, वो भी पाकिस्तान में 8-10 लोग हैं। अब देखें ये हाई पेड लोग होंगे ना, अब किसी को कोई मसला होता है तो वो कहेगा मुझसे 50 लाख मेरी फ़ी है, वो देगा। तो इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन इसके पीछे एफर्ट्स बहुत बड़ी हैं। असल चीज़ है हार्ड वर्किंग और एफर्ट। अब एक बंदा नॉर्मली बन जाता है, अब मसलन कहता है यार चलो मैं खाली GP प्रैक्टिस करूं, मैं महीने का 10 लाख उठाऊं, नहीं भाई, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपने हाउस जॉब की है, आप MO की सीट पे आ गए और आपने अपना कुर्सी टेबल लगा के और आप बैठ गए और आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो कंसल्टेंट वाली, वो नहीं मिलेंगी। आप उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सो हर फील्ड में एफर्ट है, MBBS में भी ऐसे ही। MBBS जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। बिल्कुल तो हर शोबे में अच्छे से अच्छे आप मेहनत करके मकाम पर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब कहना ये है। डॉक्टर साहब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बताइएगा। जो जी प्लीज। सर MBBS और
बीडीएस के अलावा अगर डी फार्मेसी वगैरह जैसे करनी हो तो इनका क्या, इनके इसके लिए भी आई मेट वगैरह? देखें, डी फार्मेसी बेसिकली इज नॉट अ फील्ड फॉर फीमेल। पहले तो इसको क्लियर कर लें कि क्यों। उसकी एक रीज़न है। अगर आपको जॉब असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर से लेके प्रोडक्ट मैनेजर तक मिलती है तो दैट्स इज ओके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आपने देखा है सर्वेड, फजलदीन, उसके अलावा आपके क्लिनिक्स, यहाँ पे जो लड़कियाँ खड़ी हैं वो डी फार्मेसी खड़ी हैं। अगर इतना पढ़ने के बाद आपने डी फार्मेसी के लिए वहाँ पे खड़े होना है तो आप उससे बेहतर फिर नॉर्मल किस्म के जो आपकी बी कैटेगरी के लाइसेंस हैं आप वो ले लें। डी फार्मेसी इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर फीमेल। सेम लाइक मेल के लिए भी है, लेकिन मेल का ये है कि वो बेचारा एक बैग पकड़ेगा और सारा दिन खजल ख्वार होगा डॉक्टरों के पीछे, और डॉक्टर अंदर बैठा एसी में बैठा होगा और वो कहेगा यार उसे को वेट करो मैं मिल लेता हूँ उसको। ये चीज़ है, ठीक है। सो ये कंपैरिजन है डिग्रीज का। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर लोगों के पास काउंसलिंग सेशंस नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं यार, वो मेरा कज़न ने फिजियोथेरेपी की है मैं भी फिजियो शुरू कर दूं। बट फिजियोथेरेपी डी फार्मेसी ये फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर। हमारे मुल्क में क्या होता है, किसी की हड्डी टूटती है तो लोग किसके पास जाते हैं, जरा के पास, और फिजियोथेरेपिस्ट को क्या कहते हैं, मालशिया, ठीक है ना। तो मैं सही कह रहा हूँ आपको, ये एक चीज है जो कि हम इस चीज से आगे नहीं निकल सकते। और डॉक्टर साहब इसमें एक और भी कबाहत होती है कि जब आप जो खवातीन हैं मतलब मेल मेंबर्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी जाकर मसाज करना है, दिस और दैट। डेफिनेटली देखिए, मेल और फीमेल, फीमेल को मेल के लिए एग्री करना या मेल को फीमेल के लिए एज अ प्रोफेशन डी फॉर्म उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हम रहते एक इस तरह की कंट्री में है जहाँ पे लोगों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरह के है ना, वो कोई भी फैमिली उसको बियर नहीं करे। अब देखें, कहीं मैं ऐसी फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ जो बेचारी घर में जाके लोगों को जो सा फिजियो करवाती है, लेकिन क्या उसने फील्ड गलत चुन ली ना। फिजियोथेरेपी की फील्ड आपके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, एक सीट भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, डी फॉर्म की भी शायद एक सीट हो अवेलेबल, वो भी मुश्किल से, तो वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये डी फॉर्म या फिजियोथेरेपी हो गई या लोग जिसको हम डीपीटी कहते हैं ना आपका, देखें आपका डी फॉर्म का इस वक्त एक्सपेंस आ रहा है 30 to 35 लाख 5 ईयर का, 4 to 5 ईयर ऑलमोस्ट आपका पर ईयर का एक्सपेंस है। तो भाई 15-20 लाख बन के सही तरह को इंसानों वाले बन जाओ, बजाय ये है कि आपने जो सा डॉक्टरों के उसके बाहर खड़े रहना है और उसका वेट करना है फिर वो मिले ना मिले। डॉक्टर्स के सर्वेंट ना बने, डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरा दीजिएगा, और दूसरा ये चीज है ना कि देखें, आप उसको कभी कोई ऑफर कर रहे हैं कभी कोई ऑफर कर रहे हैं, वो माने ना माने, आपकी मेडिसिन लिखे ना लिखे, फिर आप प्रेशराइज होंगे अपने सीनियर्स के साथ, कंपनी आपको प्रेशराइज करेगी कि जी इतना हमें बिजनेस ला के दें, सारा कुछ ला के दें। तो ये बेसिकली ये हेडिक वाली जॉब है। अच्छा सर, ये जो ऊंची बीएस ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह फील्ड्स हैं इसके बारे में आप यार, ये आप अंडर द सुपरविजन होते हैं बेसिकली एमबीबीएस डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के करीब जो है ना। लेकिन असूली तौर पे देखा जाए तो आप उसकी आई साइट चेक नहीं कर सकते, ना उसको आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जगह जगह बैठे हुए हैं लोग ना, जो आईज भी चेक कर रहे हैं और आई ड्रॉप्स भी लिख के दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। उसका काम होता है किस चीज में, आपके बैक एंड के ऊपर, ठीक है ना, आपकी उस चीजों को सेटल करना आपका वर्किंग का काम होगा, उसका पेशेंट के साथ काम नहीं होता। Dr. Saab, thank you very much for giving such comprehensive information regarding Italy and China about BDS and MBBS. अब आप ज़रा बताइएगा थोड़े से और जो स्कॉलरशिप की ऑफर्स हैं चाइना में, जिसमें एब्सोल्युटली फ्री स्कॉलरशिप्स हैं, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी उनकी, और क्या क्या उनको ऑफर्स मिलेगी वहाँ से चाइना से। जी प्लीज़। चाइना में हमारे पास स्कॉलरशिप स्टार्ट होते हैं फ्रॉम डिप्लोमा टू टिल पीएचडी। मसलन एक बच्चे ने मैट्रिक किया है और वो आगे डिप्लोमा में जाना चाह रहा है, मसलन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, केमिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, उसके अलावा आपका क्या इसका नाम है, टूरिज्म में, होटल मैनेजमेंट। अभी मेरे एक बच्चे 3 बच्चों की स्कॉलरशिप लगी है सर होटल मैनेजमेंट के अंदर, फर्स्ट डे से ट्यूशन फ्री, हॉस्टल फ्री और 30,000 पर मंथ पाकिस्तानी उसका स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट का। उसमें
थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरव्यू दिया था, उन यूनिवर्सिटी ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी के उसके अंदर नहीं था कि भाई इसको हम स्टाइपेंड देंगे, यूनिवर्सिटी सिर्फ कह रही थी हम इसको ट्यूशन हॉस्टल फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चा अच्छा है, शाइनिंग स्टूडेंट है, उन्होंने स्टाइपेंड भी उसका लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट चाइना में और है कि यहाँ पे गैप का इशू नहीं है, यहाँ पे एज का होता है। अगर किसी बच्चे ने 3-4 साल नहीं भी पढ़ाना तो कोई मसला नहीं है, उसका एडमिशन 100% हो जाएगा। डिप्लोमा के बाद अगर हम जाएं सेकंड पे, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की है, मतलब प्री इंजीनियरिंग किया है, आईसीएस किया है, या जिसने जनरल की हुई है, उसको बैचलर के लिए हमारे पास ट्यूशन हॉस्टल फ्री के साथ 100% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। कहीं जगह पे स्टाइपेंड मिलता है, कहीं जगह पे स्टाइपेंड नहीं मिलता बैचलर में। मतलब बैचलर की तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे मैडम पूछ रही थी डी फार्मेसी, हम बैचलर के लिए डी फार्म के लिए भी भेज सकते हैं वहाँ पे, या जेनेटिक्स के लिए भी भेज सकते हैं वहाँ पे, मेडिकल से रेलेवेंट ना, और वेटनरी साइंसेज से भी हम भेज सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास सारे कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, आईटी के कोर्सेज़ हैं हमारे पास रेलेवेंट, जो बैचलर में आमतौर पर पाकिस्तान में भी करवाए जाते हैं। मतलब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI चल रही है, उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। MBA, BBA रेलेवेंट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो इसमें 60% मार्क्स कोशिश करें कि अगर हम लेंगे तो हम सेफ साइड पे चले जाएंगे ट्यूशन हॉस्टल फ्री के साथ। अगर हम नहीं लेते 60% से कम मार्क्स, तो फिर हमें ट्यूशन फ्री मिलेगा और हॉस्टल हमें पे करना पड़ेगा। हॉस्टल एक्सपेंसिव नहीं होता, पर ईयर का आपका हॉस्टल अप्रॉक्सीमेटली को 50,000 तक होगा, यानी 4 से 5,000 पर मंथ। और वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं वो जस्ट लाइक 3 स्टार होटल की तरह होते हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह हॉस्टल्स नहीं होते हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, अब हम जाते हैं मास्टर्स में। बैचलर में आपका CGPA अगर 2.9+ होगा तो हमें मास्टर में एडमिशन मिलेगा ट्यूशन हॉस्टल अलोंग विद स्टाइपेंड। ठीक है, CGPA 2.9+। अगर इससे नीचे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम कोशिश करेंगे कि उसको शायद ट्यूशन या हॉस्टल फ्री मिल जाए, लेकिन उसको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। सेम लाइक अगर किसी बच्चे ने MBBS किया है और वो भी अगर आगे क्लिनिकल फील्ड में जाना चाह रहा है, जिसको PG कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, उसमें डिफरेंट, तो उसको भी 2.9+ में ही जाना पड़ेगा अगर तीनों चीज़ें लेनी है उसने। और मास्टर्स के भी हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, लॉ से रेलेवेंट, इंग्लिश लिटरेचर से रेलेवेंट, IT से रेलेवेंट, इंजीनियरिंग से रेलेवेंट और मेडिकल से रेलेवेंट, तकरीबन आलमोस्ट ऑल केस। और इसमें जो स्टाइपेंड होता है वो नॉर्मली 80,000 1 लाख तक होता है अकॉर्डिंग टू योर। मैंने बताया कि जिसका CGPA बहुत अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा हाई इंस्टीट्यूट में जाएगा और उसको स्टाइपेंड भी उसी हिसाब से मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट फॉर PhD में भी मास्टर। देखें, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं, मैडम को भी और आपको भी। अगर किसी बच्चे का 2 साल का बैचलर है, ये बात गौर से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे का 2 साल का बैचलर है और उसका 2 साल का मास्टर है, तो ये चाइना में बैचलर काउंट होगा। क्योंकि 4 years के बैचलर्स है ना, तो वो 2+2 वो काउंट होगा बैचलर। तो वो बच्चे को हम मास्टर्स में एडमिशन लेके देंगे। अगर किसी बच्चे की 2 साल की FSC है और 2 साल का बैचलर है, तो वो बच्चा फिर बैचलर में एडमिशन लेगा, वो बैचलर काउंट नहीं होगा। बैचलर उसका काउंट होगा जिसकी 4 ईयर बैचलर डिग्री होगी, वो मास्टर्स में जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इंटरमीडिएट की 2 साल की क्वालिफिकेशन और बैचलर 2 साल का, तो वो बैचलर में जाएगा। बैचलर्स में जाएगा, फिर उनको 2 years वाला बैचलर्स करना है कि 4 years वाला? 4 years। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो डिप्लोमा 3 years में जाएगा वो आगे 2 years का सिर्फ अपना बैचलर में एडमिशन लेगा, तो वो इक्वल टू बैचलर हो जाएगा। यानी डिप्लोमे वाले स्टूडेंट को 5 ईयर में बैचलर तक पहुंचना है, एज इट इज। जैसे पाकिस्तान में आपके यहाँ पे DAE वगैरह ये इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, वो भी 3 years का करते हैं, फिर वो BTech आगे होता है और उसके बाद वो कहते हैं 2 साल की स्पेशलाइजेशन है और वो इक्वल टू बैचलर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे डिप्लोमे का भी है। और जो आपका PhD है, PhD के अंदर ये है कि आपका 4 ईयर बैचलर
+2 ईयर आपका मास्टर्स भी हो तो वो बंदा 16 ईयर की एजुकेशन के बाद पीएचडी में लेगा एडमिशन। अगर उसका 2 साल का बैचलर है, 2 साल का मास्टर है, 2 साल का उसका इंटर है, तो वो बच्चा मास्टर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी के लिए नहीं है। मैं बार बार एक बार कहूंगा, 4 ईयर आपका बैचलर की आफ्टर इंटरमीडिएट 4 4 years ईयर्स एजुकेशन होना जरूरी है मास्टर्स में एडमिशन के लिए। इसमें 4-5 कैटेगरीज आए। 2+2 इज इक्वल टू बैचलर, ठीक है। जिसका 2 साल का इंटर होगा और 2 साल का बैचलर होगा तो वो बैचलर में जाएगा, वो मास्टर्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स आपने किया है तो वो फिर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया, अब आपने मास्टर्स में जाना है। जी एग्जैक्टली वो पीएचडी में नहीं जाएगा। ये वो कहेगा जी मेरा तो मास्टर हुआ है, मैंने तो बैचलर भी किया है, मास्टर भी किया हुआ है, तो मैंने तो आगे पढ़ना है, मैंने एमफिल करना है। बेसिकली एमफिल जो डिग्री है ना, वो पाकिस्तान की डिग्री है। चाइना में मास्टर टू लीडिंग पीएचडी होता है, जो जैसे कि पहले यहाँ था, जहाँ जी 3-3.5 साल, उसके बाद फिर पोस्ट डॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। सर जी, रिगार्डिंग मास्टर में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 6 सेमेस्टर कंप्लीट है और 3.7 जीपीए है, ठीक है। उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ आफ्टर 4 ईयर। सर जीपीए के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल रिसर्च है, उसको देखा जाए या बाकी चीज़ों को देखा जाए? यार जी ये सिर्फ जीपीए पे सर डिपेंडेंट है, बाकी चीज़ों को भी? जीपीए आप देखें, यूनिवर्सिटी ने आपकी पूरी, इसमें होता क्या कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस प्रेसिडेंशियल डिफरेंट कलर के स्कॉलरशिप्स होंगे। आपकी फाइल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट के 3 लोग बैठेंगे जो कि आपसे इंटरव्यू लेंगे, कि देखेंगे कि यही बच्चा है, जो कि 2-4-5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। उनको लगेगा कि ये बच्चा ठीक है, यानी कि ये शार्प स्टूडेंट है, पढ़ाई का भी इसको इशू नहीं है, तो वो उसी वक्त आपका 1-2 दिन बाद एडमिशन लेटर आ जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे और इंटरव्यू आपका ठीक नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सीजीपीए एक्सेप्ट करने के लिए है, बेसिकली आपके एडमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कोई आगे से इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन ही आपके होंगे। इंट्रोडक्शन आप पूछेंगे, क्यों जाना चाह रहे हो, आपकी फील्ड से रेलेवेंट। जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट था, उससे उन्होंने एफएससी में पूछ लिया कि न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन होता है या वो क्या उसका नाम है ट्रिट्रॉन होता है, तो उसने उसको बताया, दूसरे दिन एडमिशन लेटर उसका आ गया, बीडीएस के बच्चे का ना हमारा। तो वो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी होती है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई असी थकड़ नहीं है, हाँ असी भी कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्जाम लेके तो बच्चे को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं फुल फंडेड। जी, thank you very much, Dr. Saab, for giving such comprehensive vision to students about Italy and about China। और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं इनके पास होने चाहिए एमबीबीएस के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए, और बाकी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ क्या है डॉक्यूमेंट्स के लिए? देखिए, सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास मैट्रिक अगर रिजल्ट कार्ड या डिग्री है, ओके, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आप ये लिख लें सारी चीज़ें, आप एक काम प्लीज़ राइट इट डाउन, ताकि आपको आइडिया हो कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। इंटर में अगर आपके पास एफएससी है तो ओके, या आपके पास आईसीएस है, या जो भी इंटर से रेलेवेंट। अगर नहीं है तो फर्स्ट ईयर की बेस पे होप सर्टिफिकेट देंगे। वैसे तो रिजल्ट 4 को आ रहा है, मैंने सुना है 4 सितंबर को, अगर मैं गलत ना हूं तो। अगर 4 सितंबर से पहले हम इटली के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम होप सर्टिफिकेट जो सा है उसको हमें साथ अटैच कर देंगे। आईडी कार्ड होगा आपका, या स्मार्ट कार्ड, या उसके अलावा आपका पासपोर्ट वगैरह होगा। कोई एज इट इज ऐसी चीज़ें नहीं हैं इन कंट्रीज़ के लिए कि जो आपको बहुत एफर्ट करना पड़े। सेम लाइक चाइना और सेम लाइक जी। पासपोर्ट आजकल फास्ट ट्रैक पे बन रहा है। 3 टाइप के पासपोर्ट उन्होंने किए हैं, एक नॉर्मल, एक फास्ट ट्रैक और एक अर्जेंट। नॉर्मल का टाइम है तकरीबन 1.5 से 2 मंथ का, अर्जेंट का टाइम है 15 to 20 डेज का, और फास्ट ट्रैक का टाइम है 3 to 5 डेज का। तो फास्ट ट्रैक ही बनवाना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट दोनों कैटेगरीज में जाता है, चाइना भी और उधर भी, क्योंकि चाइना में भी क्लासेस अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। सेशन तो दिसंबर तक चलता है, लेकिन इटली जो टाइम पीरियड देगा उसी टाइम पीरियड के अंदर ही मूव करना पड़ेगा।
और ये बहुत ज़रूरी है, आप जान लीजिए हमारे पास मॉर्निंग 10 से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग को अपस्टेयर्स जो हमारा कंसल्टेंसी ऑफिस है जीनियस वीज़ा एक्सप्रेस, वहाँ मैम नौशीन मौजूद होंगी आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इवनिंग को मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है वहाँ आप, लेकिन फ़ोन करके आप तशरीफ़ लेकर आइए और अब जो है वो प्रोसेस का आगाज़ इमीडिएटली कर सकते हैं फ्रॉम टुडे और फ्रॉम टुमारो। सो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक कोई चीज़ सवाल सर, पूछना चाहते हैं सर, जी? एक सवाल इनका और है जी, प्लीज़। FRC भी आ रही है, ये तो नहीं चाहिए। सॉरी, फैमिली FRC रजिस्ट्रेशन हाँ। सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर योर वीजा, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी। अच्छा। सो FRC तब चाहिए होता है जब आप स्टेटमेंट लगाते हैं और आपको पता होता है कि आपकी ये स्टेटमेंट का मैच हो रहा होता है कि ये फादर है या ये भाई है, ये बहन है, तो ये रियल है। बट इट्स अ नेक्स्ट स्टेप, अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हमारे पास, खैर अभी तो ख़त्म हो गया 1 ईयर का, उसमें ट्यूशन हॉस्टल फ्री है और वो भी अवेलेबल होता है चाइना में। मतलब मार्च इनटेक में भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर चाइना में स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट वो सब अवेलेबल है। किसी को चाइनीज़ सीखने का शौक़ हो या लैंग्वेज सीखने का शौक़ हो तो जी 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 बताइए। जी मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने सवाल पूछ लिए। कुछ पूछने हैं बेटा आपको? ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। Thank you so हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपने यकीनन हॉस्पिटल से थोड़ी टाइम लेकर और तशरीफ़ लाए हैं। ये स्टूडेंट्स अपनी क्लैपिंग की सूरत में आपको जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपकी क्लैपिंग बताएंगी कि कितना अच्छा है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। Thank you so और much. अल्लाह ताला इन बच्चों को भी कामयाबियाँ दे और ये अपने वालिदैन का सर का ताज बने और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ आपको वो हासिल हों। और डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको भी जो इतना अच्छा आपने गाइड किया है हमारे स्टूडेंट्स को, आपके ऊपर भी अपनी अल्लाह ताला रहमतें बरसाए और आपके भी जो ड्रीम्स हैं अपने फर्दर करियर के हवाले से उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म पर और जीनियस वीज़ा एक्सप्रेस के इश्तराक से आज का प्रोग्राम था, जिस पर डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब जो उन्होंने हमें गाइड किया चाइना यूनिवर्सिटीज़ में BDS और MBBS के हवाले से, और फिर जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़े वक्त के लिए आपके पास है जो इटली के हवाले से MBBS और BDS की अपॉर्चुनिटी उसके हवाले से गाइड किया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह आप जुड़े रहें जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के साथ। इसी तरह से और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे और आप लोग हमारे से कनेक्टेड रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।